हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो पहला अध्याय है आपके पास वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं शुरू करने से पहले हम पहले देखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तब अपने चैप्टर पे हम सब आएंगे। तो पहले संख्या के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं। संख्या नंबर, संख्या के बारे में समझते हैं। तो संख्या की परिभाषा अगर देखा जाए तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने व तौलने में करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। परिभाषा फिर से देख लिया जाए, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने व तौलने में करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। तो इसको लिख लिया जाए, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने व तौलने में करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने व तौलने में करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। अगर बात किया जाए उदाहरण का, उदाहरण देखा जाए, हम या मैं 50 किलोग्राम का हूँ, मैं 50 किलोग्राम का हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा वजन है, मापने की जो, तौलने की जो बात आ रही है, इसको तौल के बताया ना कि मेरा 50 किलो वजन है, तो 50 मैं 50 किलोग्राम का हूँ। तो यहाँ 50 जो है यही आपके पास क्या है, एक संख्या, तो इसको तौल के बता रहे हैं। तो तौलने में इसका उपयोग किया गया, मेरे मामा का घर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर देखें, मेरे मामा का घर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर 100 क्या है, 100 एक संख्या है, क्योंकि आपने इसे क्या किया, माप कर बताया है। आपने क्या किया, माप कहीं ना कहीं मापा गया, तभी तो बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे मामा का घर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 100 भी क्या है, एक संख्या है। यह बोरी 50 किलोग्राम का है, तो यहाँ पर बोरी मतलब बोरा की बात कर रहा है। तो यह बोरी 50 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, यानी कि इसको आपने क्या किया है, इसको अभी आप तौल के बता रहे हैं। एक और उदाहरण इसका हो गया, इसको 50 किलोग्राम का है, ये भी इसको तौल के बता रहे हैं। क्लास में या कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ क्लास या कक्षा की बात कर रहा है, तो कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो 50 आप गिन के बताए हैं, तो 50 भी क्या है, एक संख्या है। तो इस तरह आप समझ पा रहे हैं। आप किसी परिभाषा की बात किया जाए, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने व तौलने में करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण रहा। अब देखते हैं संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखते हैं संख्या के प्रकार।
संख्या के प्रकार की बात किया जाए तो संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला आपके पास हो जाता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा आपके पास है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। संख्या की बात करें, संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं जो कि हमें अपने अध्याय में पढ़ना है, अध्याय का ही नाम है वास्तविक संख्याएं। और दूसरा आपके पास है काल्पनिक संख्याएं। पहले काल्पनिक संख्या के बारे में समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या है? तो देखिए, पहली बात तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जब आप 10th पास करके जाएंगे तो 11th में आपके पास ये आपके पास सिलेबस में आएगा। तो फिलहाल इसको समझने की नई बात है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, ऐसी संख्याएं जो माइनस का क्या हो, अंडर रूट में हो, वो सब के सब क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। जैसे -2 का अंडर रूट, -3 का अंडर रूट, -4 का अंडर रूट, -5 का अंडर रूट, ये सब के सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब अंडर रूट में हो और माइनस में हो, तो ये सब के सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर इसको ही छोड़ दिया जाए। आप समझते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो वास्तविक संख्याएं की अगर परिभाषा दिया जाए तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय से मिलने वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी आपको परिमेय और अपरिमेय नहीं समझ में आया होगा कि अपरिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं, तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, अगर वास्तविक संख्याएं की बात की जाए तो वास्तविक संख्याएं के भी कई प्रकार होते हैं। तो पहला आपके पास आ जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसे आप n से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं, यानी फॉर नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं, वे सब के सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं, वे सब के सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आप गिनती कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं कि 1 से करते हैं? तो 1 से करते हैं। तो 1 से ये संख्याएं शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और से कहाँ तक? अनंत तक चलती चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कभी खत्म नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसके बाद आ जाता है आपके पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर जिसे कहा जाता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ संख्या ऐसे छूट गया है जो अभी पूरा नहीं है, और उसको इसमें रख देने पर वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या हमने 0 शामिल नहीं किया है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, और वही 0 हम पूर्ण संख्या में रख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक चली जाती हैं? अनंत तक चलती चली जाती हैं। तो ये आपके पास पूर्ण संख्याएं होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं में 0 होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं हाँ कह सकते हैं, जितने सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होगा। सॉरी, जितने प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ लिया जाए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं में 0 शामिल नहीं है, यानी कि 0 नहीं है, जबकि पूर्ण संख्याएं में 0 है। इसके बाद आपके पास आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं को Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो प्लस में भी जाए और माइनस में जाए, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए, 0 आपके पास है। 0 के अगर दाईं तरफ की बात करेंगे, दाईं तरफ,
तो दाईं तरफ में धनात्मक जाता है, 0 के दाईं तरफ, 1 2 3 4 और इसे कहाँ तक, अनंत तक चलती चली जाती है। और 0 के बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगे, -2 -3 -4 और ये भी कहाँ तक, माइनस अनंत तक चलती चली जाती हैं। तो ये रही पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या है, 0 के दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस में और 0 के बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगे। तो पूर्णांक ऐसी संख्या है जो प्लस में भी जाए और माइनस में भी जाए, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास परिमेय संख्याएं। परिमेय छोड़िए, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य के बारे में पहले देख लिया जाता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पहले देख लिया जाए। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, यानी कि स्वयं से कटे और किसी भी अंक से न कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 आपके पास है, 2 से ही कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। 1 से भी कटेगा, लेकिन 1 को अगर किनारे कर दिया जाए तो बचेगा 2 से ही कटे और किसी भी अंक से ना कटे, वो आपके पास क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। जैसे आपकी इसके बाद आ गया 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 1 को किनारे किया जाए, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो 3 से देखा जाए, 3 जो है 3 से ही कटेगा, यानी खुद से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। तो ये आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 क्या अभाज्य संख्या हो सकती है, नहीं। 4 अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 जो है ये खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कटेगा, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है, और 1 से कट ही रहा है। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं की एक और परिभाषा देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका गुणनफल 2 से अधिक न हो, जिसका गुणनफल 2 से अधिक न हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं देखें। तो इसका गुणनफल कितना हो गया, 1 2 और 3, 2 से अधिक हो गया, तो ऐसे भी कह सकते हैं 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को छोड़ दिया जाए, 5 खुद से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका गुणनफल मात्र 2 ही बन रहा है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 6 देखा जाए, 6 आपके पास जो है, तो 6 जो है ये 6 3 से कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका गुणनफल जो है, गुणनफल 2 से अधिक हो गया। इसका गुणनफल क्या है, 2 से अधिक हो गया, तो ये भी 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ आएगी बात, तो 6 को छोड़ दिया जाए। उसके बाद 7 खुद से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। 8 2 से कटेगा, सॉरी लाइट चला गया है, तो 7 जो है खुद से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। 8 देख लिया जाए, 8 खुद से कटेगा, 4 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। 9 की बात किया जाए, 9 खुद से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 10 की बात किया जाए, 10 5 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद से कट रहा है। 11। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए जितनी आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को छोड़ दिया जाए, जो बचेगा वही आपके पास क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। देखिए जितनी बार आपके पास अभाज्य संख्या है, उन सभी संख्याओं में से उन सभी संख्याओं को छोड़ दिया जाए, जो बचेंगी, जो शेष होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 2 को छोड़ दिया जाए, ठीक है, 3 को छोड़ दिया जाए, 4 को तो आएगा, 5 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे कहाँ तक, ये भी अनंत तक चलते चले जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसे बट्टे के रूप में, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर उदाहरण की बात किया जाए, उदाहरण जैसे 2/3, 5/3, हाँ, उसके 7/4, ये सब के सब क्या हैं, बट्टे में है।
बट्टे में है कि नहीं, अंश और हर में है, तो ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछ दे कि दो आपके पास परिमेय संख्या है कि नहीं, दो परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, हाँ तो दो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में एक आप लिख सकते हैं, तो दो भी आपके पास क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके बट्टे में एक लिख सकते हैं, तो अंश बट्टे हर के रूप में हो गया। ठीक है, इसके बाद समझ लेते हैं हम अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, देखिए जितनी आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को क्या लगा दें, अंडर रूट लगा दें। उन सभी संख्याओं का क्या लगा दें, अंडर रूट लगा दें, तो सब के सब आपके पास क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे दो आपके पास क्या है, एक अभाज्य संख्या है, दो आपके पास अभाज्य संख्या है ना, इसका हम क्या लगा दें, अंडर रूट लगा दें, तो ये आपके पास एक अभाज्य अपरिमेय संख्या हो गया। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 का क्या लगा दें, अंडर रूट लगा दें, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद आपके पास है 5 हम क्या करें, 5 आपके पास लिखा है, 5 का हम अंडर रूट लगा दें, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका हम अंडर रूट लगा दें, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगला आपके पास आ जाता है सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं वो सम कहलाता है, और जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटता है वो आपके पास विषम कहलाता है। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित मतलब पूरी तरह से कट जाता हो, विभाजित हो। उदाहरण में देख लिया जाए तो उदाहरण में आपके पास आ गया है 2, 4, 6, 8, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, ये आपके पास सम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से न कटे, तो 2 से कौन संख्या नहीं कटेगा, तो आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो सम संख्या क्या है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाता हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से न कटे, पूरी तरह से नहीं कटता है, कुछ शेष बच जाता है, वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया हो। मैं एक बार और आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आपके पास वास्तविक संख्या है, दूसरा आपके पास काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उसका क्या लगा हो, अंडर रूट लगा हो, वो सब के सब काल्पनिक संख्याएं बन जाती हैं। रही अब इसके बाद आपके पास है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे पास अध्याय का ही नाम है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपके पास है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती चली जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं में 0 नहीं शामिल होता है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। पूर्णांक ऐसी संख्या है जो प्लस में भी हो और माइनस में भी चलती हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और किसी भी अंक से न कटे, तो आपके पास कहलाता है अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, जितनी भी आपके पास अभाज्य संख्या है उन सभी संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बचेगा वही आपके पास क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 5/3, 7/4, 2/1, 5/1, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए इसके पहले हमने अभाज्य संख्या के बारे में बताया है। अभाज्य संख्या है, जितनी अभाज्य संख्या है बस उसका क्या लगा देना, हमें अंडर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, अंडर रूट, तो सब के सब क्या हो जाती हैं, अरे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सबके सब क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। धन्यवाद लाइट का जो आ गया। उसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से नहीं कटती हैं, कुछ शेष बच जाता है भाग देने पर, वो आपके पास विषम संख्या कहलाते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या की परिभाषा आप यहाँ पर समझते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा, परिमेय और अपरिमेय से मिलने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय से मिलने वाली संख्याएं जितनी होती हैं वो सब के सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
दो प्राकृतिक संख्या है तो दो एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके बट्टे में एक लिख सकते हैं। दो एक प्राकृतिक संख्या है और इसके बट्टे में एक लिख दें तो परिमेय संख्या भी बन जाएगा। ये भी आपके पास सब पूर्ण संख्या है और साथ साथ परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो इसके बट्टे में एक लिख दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके बट्टे में एक लिख देने पर ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या है, इनके बट्टे में एक लिख देने पर ये भी एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि अंश बट्टे हर क्रम में हो जाएगा। भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं भी हैं और एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बट्टे में एक लिख देने पर ये सब के सब क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती है। और परिमेय संख्या का उदाहरण देखेंगे आप लोग। अब अभाज्य संख्याएं, अब जो परिमेय संख्या को हटा दिया जाए तो जितने बच रहे हैं वो सब के सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मिलाने पर वास्तविक संख्याएं बनती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रश्नावली 1A का पहला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो नीचे संख्या दी गई है इसका सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जितना गुणनखंड आएगा उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न करते हैं, काफी आसान है। देखिए पहले लिखना आपको अभाज्य गुणनखंड करने पर 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह किया जाता ना, जिस तरह आप जैसे निकालते हैं किसी अंक संख्या का। पहले से देखिए, पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाएगा। सबसे छोटी संख्या 2 से हम काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से, ऐसे संख्या बनाते चले जाएंगे। और इसके पहले हमने सम विषम की बात किए हैं। देखिए अगर लास्ट वाला संख्या सम है तो सम संख्या से ही कटेगा, अगर लास्ट वाला संख्या विषम है तो विषम संख्या से ही कटेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 0 एक सम संख्या में रखा जाए तो 2 से काटें सबसे छोटी संख्या से, 2 सत्ते 14, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 1 इसके पास चला गया तो 10 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया। ठीक है, आप देखिए 2 से लास्ट संख्या विषम आ गया ना, 5 एक विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेगा। तो 3 से देखा जाए, 3 करना 3 और 3 से 5 नहीं कटेगा तो 3 को छोड़ दिया जाए, 4 से काटना ही है क्योंकि विषम संख्या लास्ट वाला आ गया है। 5 से देखा जाए तो 5 से 5 सत्ते 35, अब 7 से कटेगा तो 7 करना 7। अब आपके पास ये रहा आपके पास अभाज्य गुणनखंड, ये आपके पास क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको किस में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का गुणनफल देखा जाए, 140 का तो कितना आया है, 2 आया है, फिर 2 आया है, उसके बाद 5 आया है, फिर 7 आया है और लास्ट में 1 को लिख दिया जाता है। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना आसान है। अब इस तरह देखा जाए 156 का, तो इसको भी हल लिखा जाए। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो लास्ट संख्या सम है तो सम से ही कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या से देखा जाए, 2 सत्ते 14, 1 इसके पास चला गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 1 इसके पास चला गया तो 18, 2 9 18। अब देखिए लास्ट संख्या आपके पास विषम, 9 विषम संख्या है, अब विषम से ही कटेगा तो 3 से ट्राई किया जाए, 3 करना 3, 3 तरीका 9, अब फिर 13 से 1 आ गया। इसका गुणनफल रूप ये तो रहा आपके पास अभाज्य गुणनखंड, ये आपके पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड। और इसको गुणनफल रूप में तो भी लिखना है, तो 156 का गुणनफल रूप क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आया है, फिर उसके बाद 3 से कटा है, फिर 13 से कटा है और लास्ट में 1, यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना आसान है। फिर इसको हल किया जाए, हल लिखेंगे 38 25 का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड इसका कर रहे हैं। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करें, देखिएगा लास्ट संख्या विषम है तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकड़ नाम 3, 3 दूना 6, 2 इसके पास चला गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, इसके पास एक चला गया तो 15, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, एक इसके पास चला गया 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकड़ नाम 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 5 से ट्राई किया जाए, देखिए 5 8 40, 2 इसके पास चला गया 5 पचे 25, ये आपके पास रहा। फिर 5 से देखा जाए, 5 के नाम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 सब सीधे कटेगा, 1 आ गया। इसका गुणनफल रूप देखा जाए 38 का, 38 25 का गुणनफल रूप तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे और लास्ट में 1, ये रहा आपके पास आंसर। कितना आसान है। हल इसका देखा जाए तो इसमें भी लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए लास्ट संख्या आपके पास क्या है 5, विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगा। पहले 5 से काटते हैं इसको, 5 के नाम 5 0 0, फिर 5 के नाम 5 आपके पास मिल गया, ठीक है। इसके बाद अब किससे कटेगा, ट्राई करते हैं इसको। 7 से देखा जाए तो 7 के नाम 7, 7 चौक 28, हाँ 7 से कटेगा इसको। तो देखिए 7 के नाम 7, इसके पास कितना चला गया 30, 7 चौक 28, इसके पास कितना चला गया 21, 7 त्रिक 21। अब देखिए 11 से कटेगा ये, तो 11 के नाम 11, 11 तियाँ 33, अब कटेगा 13 से, 13 के नाम 13, बस। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। गुणनफल रूप इसका क्या होगा, गुणनफल रूप 5005 का गुणनफल रूप क्या है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे लास्ट में 1, ये इसका क्या हो गया गुणनफल रूप हो गया। बस इतना आसान है। कोई डाउट, कोई डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हल इसका लिखा जाए, देखिए 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए ये सीधे आपसे कटेगा 17 से, देखिए 17 चौको 68, तो इसके पास कितना चला गया 6, 17 तियाँ 51, इसके पास कितना चला गया 11 यानी 119, 17 सत्ते 119। अभी आपके किससे कटेगा, तो हाँ अब सीधे 19 से कटेगा यह, ठीक है। ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38, इसके पास 5 चल गया, 19 तियाँ 57, अब सीधे कटेगा 23 से, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। गुणनफल रूप देखा जाए तो 74 29 का कितना आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, कहा था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो हमने ऊपर किया है ये अभाज्य गुणनखंड है और नीचे जो हमने लिखा है ये इसका गुणनफल रूप है। बस कितना आसान है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इसमें से 1-2 प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये प्रश्न समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्नावली 1A का दूसरा प्रश्न क्या है
इसमें से भी कई प्रश्न आते हैं, इसलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब जो दो संख्याएं दी गई है इनका हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या ही नहीं दोनों का बात कर रहा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों जोड़ने पर गुणा करने पर एचसीएफ और एलसीएम जो आया होगा उन दोनों का गुणा करने पर दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये हमें जांच करना है। तो देखिए इसमें से ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हल करते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सर्वप्रथम इसका क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो हल लिखते हैं, लिखेंगे 26 सर्वप्रथम सर्वप्रथम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए 2 से काटे पहले 2 के नाम 2, 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद 13 से काटे 13 के नाम 13, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। इस तरह 91 के देखा जाए तो 7 से काटे 7 के नाम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से ये बार में काटे गया। ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हमें क्या बताना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम बताने के लिए क्या करना है, इनका गुणनफल रूप लिखना पड़ेगा। 26 का गुणनफल रूप क्या है, 2 है, यानी जिससे कटा है वही इसका गुणनफल रूप गुणे में करके लिख देना है 1। और 91 का गुणनफल रूप 91 के देखा जाए तो 7 गुणे 13 गुणे और लास्ट में 1 लिख दिया जाता है। अब यहाँ से हमें समझना है एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है। देखिए एचसीएफ अगर निकालेंगे, इसका एचसीएफ की बात किया जाए, इसका 26 और 91 का एचसीएफ की बात कर लिया जाए, एचसीएफ की बात किया जाए तो देखिए जो दो गुणनफल रूप लिखने के बाद जो दोनों में होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जितने जितने कॉमन होता है उनको गुणा करके लिख देने पर जो आता है वो आपके पास एचसीएफ होता है। जैसे मतलब 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया मेरा, 13 यहाँ से मेरा पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 1 13 मिल गया। देखिए 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है, नहीं। ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों में हो, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ दिया जाए। 7 इसमें है, क्या 7 इसमें है ऊपर वाले में, नहीं, तो 7 को भी छोड़ दिया जाए। 1 इसमें है तो 1 को भी लिख लिया जाए, तो 13 का नाम 13, यानी कि एचसीएफ 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ बता देते हैं एलसीएम। एलसीएम बात किया जाए किसका, 26 और 91 का। आप देखिए जो एचसीएफ आपके पास आया है, जो एचसीएफ आया है वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जितने संख्या आप छोड़ दे रहे थे उसको भी गुणा करके क्या करना है, लिख देना है। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें एचसीएफ एलसीएम में लिखा जाएगा। 7 बचा है, 7 लिख दिया जाए। और यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, बस एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि 13 दोनों उभयनिष्ठ है ना, 13 को लिख दिया, बस गुणा कर लीजिए, जो आएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। 7 त्रिक 21 के 1, 7 के नाम 7 7 2 9 2 2 एक नाम 2 2 9 18 182। ये इसका क्या हो गया, एलसीएफ हो गया, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना था, एक बार और समझा दे रहे हैं। 26 और 91 का हमें क्या करना है, सर्वप्रथम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह किया गया है। और 26 और 91 का क्या करना है, आमने सामने गुणनफल रूप उसका लिख देना है। उसके बाद जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जितने जितने दोनों में कॉमन होगा उनको गुणा करके लिखने के बाद जो आएगा वो आपके पास एचसीएफ हो जाएगा। और गुणा करने एचसीएफ तो जितना है उतना लिख ही दिया जाएगा, बाकी जितने संख्या आपके पास बच रही थी उनको भी गुणा करके लिख दिया जाएगा। और गुणा करने के बाद जितना आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है यह। इसको भी क्या करना है, 510 नहीं, इसके बाद इसका जांच भी तो हमें करना है। इसका जांच हम यहाँ बता दे रहे हैं, इसका जांच कर लिया जाए।
जांच, ठीक है, जांच कर लिया जाए। तो जांच क्या कहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि एक तरह आप कह सकते हैं एक सूत्र है, एक सूत्र इसको आप मान सकते हैं। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं मतलब 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, ये दो संख्याएं दी गई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं को जो एचसीएफ आया है और एलसीएम आया है गुणा कर दें, दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर होना चाहिए, यह हमें जांच करना है। तो जांच का है दो संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपके पास है। तो पहली संख्या यानी 26 और 91 का हमने निकाल रहे हैं एलसीएफ और एलसीएम ना, तो 26 और 91, 26 आपके पास क्या है, पहली संख्या है, और 91 आपके पास क्या है, दूसरी संख्या, इनके बीच में क्या है, गुणा, बराबर। 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया है, 26 और 91 का एचसीएफ आया है 13। उसके बाद 26 और 91 का एलसीएम कितना आया है, 182, ठीक है। अब इन दो, इसका गुणा इसके सामने, इसका गुणा इसके सामने, जो आएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोनों का आंसर बराबर आता है कि नहीं, मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं। 26 91 में 26 से गुणा करें तो 6 का नम 6, 6 9 54, 2 का नम 2, 2 9 18, यानी क्या आएगा 6, 2 और 4 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 23 66 आया है, 23 66, ठीक है। अब इसका भी हम गुणा करें, वैसे 13 पढ़ा जा सकता है, लेकिन गुणा करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 1 नम 3, 3 2 5, 1 ये 2 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, गुणा करें सॉरी जोड़ें इसको तो 6, 4 और 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 2, इसका भी कितना आ गया 23 66 आ गया। देखिए दोनों तरफ का आंसर मेरा क्या आया है, बराबर है, इसका मतलब मेरा जांच क्या है, सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। एक बार और समझा देते हैं इसका क्या करना है। पहले आपको 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके गुणनफल जो आएगा उसके गुणनफल रूप को आमने सामने लिख लेना है। उसके बाद एचसीएफ जब निकाला जाएगा दोनों गुणनफल में हमें देखना है कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 13 इसमें भी था 13 इसमें है तो 13 कॉमन था 13 लिख दिया, 1 इसमें है 1 इसमें है तो 1 को भी लिख दिया। अब देखिए 2 यहाँ पर था 26 में लेकिन 2 91 में नहीं था, 7 91 में है लेकिन 7 26 में नहीं था तो इसको छोड़ दिया, बस इन दोनों को गुणा कर दिया तो आंसर आ गया, ये एचसीएफ हो गया। रही बात एलसीएम का, तो एलसीएम में जो आप छोड़ रहे थे उसको भी गुणा करके आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद जो आएगा आपके पास एलसीएम आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जांच करना था। जांच क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो गुणा आएगा, उसके बाद उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उन दोनों को गुणा करके दिखाना है कि दोनों का आंसर बराबर आया है। देखिए 23 66 यहाँ भी, 23 66 यहाँ भी। तो इस तरह से पहला प्रश्न मेरा क्या हो गया, हल हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल 510 और 92 का, इसका भी हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम में ज्ञात करना है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं इसको, 2 दूना 4, इसके पास 1 चला गया तो 10 हो गया, 2 पच्चे 10, इसके पास चला गया 10, 2 पच्चे 10। अब देखिए लास्ट संख्या आपके पास विषम है तो विषम संख्या से ही कटेगा, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। देखिए 3 8 24, 3 पच्चे 15, ठीक है। आप देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटे
5 के नाम 5, 5 सत्ते 35, अब 70 से कटेगा 1 आ गया। अब देखिए 92 का भाज्य गुणनखंड किया जाए, 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 छाक 12, फिर 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 से 1 बार में कट गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका गुणनफल रूप लिखना पड़ेगा ना। 510 कितना है गुणनफल रूप, यानी जिससे गुण कटा है उसी को गुणा करके लिख देना है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70 गुणे 1, और 92 का कितना मिला है 2 गुणे 23 और गुणे लास्ट में 1। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसका। अगर इसका एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ किसका 510 और 92 का एचसीएफ कितना आएगा 510 और 92 का। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 2 तो कॉमन मिल गया। ठीक है, 3 इसमें है क्या 3 इसमें है नहीं, ये तो 23 है। 5 इसमें क्या 5 इसमें है नहीं, 17 इसमें है 17 इसमें है नहीं, 2 इसमें है और कहीं 2 है नहीं, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, 23 का भी नहीं मिल रहा है, 1 का नहीं मिला, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम की बात कर ले जाए, एलसीएम इसका कितना आएगा 510 92 का एलसीएम निकाला जाए। देखिए इन दोनों में से 1 2 तो लिख लिया जाए। ठीक है, उसके बाद 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा था, इसमें तो लिखा ही जाएगा। 5 का जोड़ा नहीं मिला था, इसको भी लिख लिया जाए। 23 और 17 का जोड़ा नहीं मिला था, इसमें तो लिखा जाएगा। देखिए 2, इसको भी लिख लिया जाए। 23 का जोड़ा नहीं मिला था, 23 को भी लिख लिया जाए, यानी सबको लिख लिया गया है। अब इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए 5 से पहले से में गुणा कीजिए, 5 के 15 के 5 हासिल 1, 5 10 10 1 11, इसमें गुणा किया जाए 17 दूना 34 गुणे, अब इसका गुणा कर लिया जाए 2 तिहाई 6। ठीक है, और गुणा करें, इसका गुणा कर लें इसमें तो 6 25 30, 6 का नाम 6 6 3 9, 6 का नाम 6 गुणे 34। अब 34 का 690 में 34 से गुणा कर लिया जाए। ठीक है, तो 0 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 6 24 24 4 28, 0 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 9 6 3 6 18 18 2 20, 0 6 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 2, आपके पास आया 23 560। ये आपके पास रहा एलसीएम। तो एक बार और समझ लिया जाए, 510 और 92 का भाज्य गुणनखंड करने पर 510 का भाज्य गुणनखंड कर दिया, 92 का भाज्य गुणनखंड कर दिया, और इसको गुणनफल रूप में लिख लिया, और इन दोनों में कॉमन 2 ही मिला था, तो आपके पास ये एचसीएफ मिल गया। और इसके बाद जितने संख्या बच रहा था उन सबको गुणा करके लिख दिया, तो ये आपके पास क्या मिल गया एलसीएम मिल गया। ठीक है, अब इसके जांच की बारी आती है। जांच देख लिया जाए, यहाँ पर जगह है, इसको हम इरेज करके लिख लेते हैं। जांच देखा जाए, जांच क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एचसीएफ कितना मिला है 2 और एलसीएम कितना मिला है 23,560। ये आपके पास एलसीएम लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करके देखेंगे दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 510 में 92 से गुणा किया जाए तो 0 2 2 5 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4, ये आपके पास आया 46
920 और इन दोनों का गुणा कर लिया जाए। देखिए 0 2 छक 12 1 2 हासिल 1 2 पच्चे 10 10 1 11 सॉरी 0 2 छक 12 2 हासिल 1 2 पच्चे 10 10 1 11 2 3 6 1 7 2 2 4। देखिए यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोग से। यहाँ पर इसमें गुणा करके एक बार दिख लिया जाए, इसमें गुणा कहीं गलत नहीं हो रहा है। 6 9 0 34 से गुणा कर लिया जाए तो 0 4 9 36 के 6 हासिल 3 4 6 24 24 3 27। अच्छा यहाँ पर गुणा हो रहा था। 0 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 6 18 18 2 20 0 6 14 3 2 यानी कि यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है दोस्तों, गलत तो हो गया था, सॉरी इसके लिए। 23 4। ठीक है, अब इसका गुणा कर लिया जाए। 0 2 छक 12 2 हासिल 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 2 4। अब देखिए दोनों तरफ का आंसर मेरा क्या है, बराबर आया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था और इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो 510 और 92 का सर्वप्रथम ने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसके गुणनफल को आमने सामने लिख लिया। ठीक है, इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, 2 इसमें था 2 इसमें था, बाकी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं था। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं था, तो 2 ही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 2 लिखने के बाद जितने संख्या छोड़ दिए थे उस सबको क्या किया है, गुणा करके लिख लिए हैं, तो आपके पास 23 46 0 आपके पास आ गया। ठीक है, जांच में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इन दोनों का गुणा 46 920 और इन दोनों का गुणा 46 920, दोनों तरफ का आंसर बराबर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। दूसरे का तीसरा प्रश्न है, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालना है। तो पहले सर्वप्रथम 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका 336 2 से काटें क्योंकि लास्ट वाला सम है ना, 2 से काटें तो 2 1 9 2, इसके पास एक चला गया 13, 2 6 12, इसके पास एक चला गया तो 16, 2 8 16, फिर 2 से काटें 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटें 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटें 2 दूना 4, 2 1 9 2, अब 3 से काटें 3 7 21, 7 से ये कट गया। देखिए 54 का 2 से काटें 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से काटें 3 9 27, फिर 3 से काटें 3 3 का 9, फिर 3 से काटें 1 आपके पास आ गया। ठीक है, इसका गुणनफल रूप क्या मिलेगा, गुणनफल निकाला जाए 336 का तो आएगा, कितनी बार 2 है, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7। ठीक है, इसके बाद 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 1 लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 इसमें है 2, अब उसके बाद कहीं 2 नहीं है, 3 इसमें है और कहीं 3 है इसमें, ऊपर वाले में नहीं 3 नहीं है, तो इसका एचसीएफ निकाला जाए। एचसीएफ 336
554 का कितना आएगा, 2 यहाँ से मिला और यहाँ से 3 मिला, तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6। इसका एलसीएम निकल गया। अगर एलसीएम की बात किया जाए, एलसीएम 336 और 54 का तो कितना मिलेगा, देखिए 2 तो यहाँ से लिखा जाएगा, 3 यहाँ से लिखा जाएगा, और इसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं उन सबको लिख लिया जाए। 1 2 3, 3 बार 2 बच रहा है, और नीचे 1 बार 7, ऊपर वाला खत्म हो गया, नीचे वाला 2 बार 3, ठीक है। अब इसका गुणा कर दिया जाए, देखिए 3 तिरिका 9, 7 दूना 14, ठीक है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, देख लीजिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 तिरिका 9, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 के 6, 9 एक 9, 9 9 3 12, गुणा 4 गुणे 6, ठीक है। 4 से गुणा कर दीजिए, 4 छाक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10 हासिल 1, 4 एक 4 4 1 5 गुणे 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 2, 6 25 30, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम, जांच कर लेते हैं। जांच क्या है इसका, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है 336 गुणे दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ इसका कितना आया है, एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम कितना आया है 3024, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा कर लीजिए, पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 1 6 त्रिक 18, इसका गुणा कर लिया जाए तो 336 में 54 का गुणा करना है, तो गुणा कीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13, 5 छाक 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 7 1 8 और 1, यानी कि 18 144, दोनों तरफ का आंसर मेरा क्या है बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नीचे दिया गया है आपके पास 3 संख्याएं दी गई है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं दी गई है, इसलिए यहाँ पर कहा नहीं है कि इसका जांच भी कीजिए, क्योंकि जांच 2 संख्याओं के लिए होता है, इसलिए लिखा था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। लेकिन यहाँ पर 3 संख्या लिखा गया है, इसलिए 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए नहीं पूछा है, बस हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या लिखना है, सर्वप्रथम 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 करना 3, ये आपके पास कट गया। उसके बाद 15 का 3 से काटे, 3 पच्चे 15, 5 करना 5, ठीक है। उसके बाद 21 का
देखिए 3 सत्ते 21, 7 के नम 7। ये तो रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। ये अब इसका क्या रहा, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका गुणनफल रूप तो लिखना है। 12 का गुणनफल रूप देखा जाए तो कितनी बार कटा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे लास्ट में 1। अगर देखा जाए 15 का, तो 15 का कितना आया है, 3 गुणे 5 गुणे 1। और 21 का देखा जाए तो 21 का कितना आया है, 3 गुणे 7 गुणे लास्ट में 1। तो इसका HCF देख लिया जाए। HCF किसका, 12 15 21 का कितना आया। तो अब हमें पहले दो गुणनफल था, इसलिए दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ता था। अब हमको तीनों में कॉमन ढूंढना है। ऐसी संख्या जो तीनों में है। देखिए 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है, नहीं, 2 इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें ही है। इसका मतलब 3 इसमें भी है, तीनों में है, तो 3 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद और कोई संख्या मिला है, नहीं। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं, 7 नहीं इसमें। तो इसका HCF कितना हो गया, ये इसका क्या हो गया, HCF हो गया। अब गुणे 1 तो लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसका क्या निकाल सकते हैं, LCM। LCM निकालें 12 15 21 का, तो कितना आएगा, 3 जो घनिष्ठ मिल रहा था उसको तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद 2 बार 2 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। इसको गुणा कर दिया जाए, 5 सत्ते 35, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, यहाँ पर आंसर हम लिख दे रहे हैं इसके सामने या ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ भी देख लीजिए आंसर, 12 पच्चे 60, 12 तिहाई 36, 36 6 42, 420। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये 420 है, ठीक है ना। गुणा कर लीजिए, 12 पच्चे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिहाई 36, 36 6 42। ये आपके पास आंसर है, ठीक है ना। अब इस तरह दूसरा का देखा जाए हल, तो इसमें भी क्या लिखना है, सर्वप्रथम 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 17 का। देखिए 17 से कटेगा, 17 का नाम 17। उसके बाद 23 का नाम 23। उसके बाद 29 का 29 से करना 29, ठीक है। ये आपके कट गया। अभाज्य गुणनखंड देखा जाए 17 का, तो 17 गुणे 1। 23 का देखा जाए तो 23 गुणे 1। 29 का देखा जाए तो 29 गुणे 1 आपके पास आ गया, ठीक है। तो डाउट तो नहीं बा आप सबके, बताओ जाए। उसके बाद इसमें आप कॉमन ढूंढा जाए। 17 एमन बा, एमन 17 बा, एमन 17 बा। 23 एमन बा, एमन आई 23 बा, एमन आई 23 बा। 29 एमन बा, 29 एमन है, 29 एमन है, यानी कोनो कॉमन नहीं मिला था। आप देखो जा, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक उभयनिष्ठ मिल गई। तो एलसीएफ और एचसीएफ इसका कारण मिली, एचसीएफ इसका कितना आई, 17 23 29 का 1 आई, कहीं से एक उभयनिष्ठ बना। अब एलसीएम 17 23 29 का एलसीएम कितना आई, सबके गुणा कर दो। 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कर, तो गुणा करते हैं। तेईस में 17 से गुणा किया जाए, 17 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39। अब इसमें 29 से गुणा कर दिया जाए तो 9 के 9 9 9 9 81 के 1 9 होगा, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 27 5 27 8 35, 2 के 9 2 2 9 18 के 8 हासिल 1, ठीक है। 2 6 6 1 7 9 3 8 5 13 3 हासिल 1
7 1 11, ठीक है, ये आपके पास इतना आंसर आया। तो 11 33 9, ठीक है, तो ये आपके पास ये इतना आंसर आया इसका। तो एचसीएफ कितना मिला है इसका 1, और इन तीनों का गुणा करने पर कितना आया है 11 33 9 आया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह पहला और दूसरा प्रश्न लग गया। अब इसके बाद ये तीसरा प्रश्न आप लोग का होमवर्क है, और इसको आप लोग करके कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है, यानी कि एचसीएफ कितना आया है और एलसीएम कितना आया है, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एचसीएफ और एलसीएम कितना आप लोग का आया है 8 9 और 25 का। ये होमवर्क है, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।